दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है चूका, जो टनकपुर के पास स्थित एक गांव है, उसके आदमखोर बाघ की। कहानी का ये तीसरा भाग है। पिछले भाग में मैंने, आप लोगों को याद होगा अगर आपने देखा है तो, मैंने बताया था कि रात घिर चुकी थी और जो फॉरेस्ट था, जो जंगल था, वो भी रहस्यमय हो चला था। जिम कॉर्बेट साहब की अपनी राइफल में पकड़ जो है मजबूत हो गई थी। तभी एक कांकड़ ने एक अलर्ट कॉल करी और ये कॉल उस तरफ से आई थी जहां पर बाघ ने उस भैंस पर हमला करके मारा था, जिस जगह पे हमला करके मारा था। और वहां से अब वो सीधा उस दिशा में आ रहा था जिस दिशा में उसने अपने शिकार को रखा था। यानी कि मारा कहीं और था, फिर लाके कहीं और रखा था। अब उस जगह से इस जगह पे आ रहा था। जिम कॉर्बेट साहब को अपनी राइफल टिकाने के लिए एक बड़ी अच्छी और सुविधाजनक जो है, एक बड़ी कंफर्टेबल एक शाखा मिल गई थी। बंच, जो शाखा जो होती पेड़ की, वो मिल गई थी। जब भी बाघ वहाँ पर आएगा तो इनको निशाना लगाने के लिए अपने मतलब इस तरह से सर को झुकाना, कंधे पर राइफल को लगाना, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी थी। क्योंकि जो राइफल थी वो शाखा में कुछ इस तरह से एडजस्ट हो गई थी, बिल्कुल सही पोजीशन में। कि अगर ये ऐसे भी बैठे हुए हैं तो इन्होंने बस बैठे बैठे ही बाघ को देखना है और जैसे ही रेंज में आना है इन्होंने बस घोड़ा दबा देना है, यानी ट्रिगर कर देना है। बुलेट निकलेगी और बाघ को शूट कर देगी। मतलब इतनी बढ़िया लोकेशन, इतनी बढ़िया पोजीशन थी। कुछ समय बीत गया, बाघ नहीं आया। जिम कॉर्बेट साहब के जो आइडिया था, जो उनका जो हिसाब था, उस हिसाब से तो बाघ को अभी तक जो है यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। ये सब सोच ही रहे थे कि क्या बात है, बाघ आया क्यों नहीं। तभी जो है पहाड़ी के ऊपर करीब 200 गज की दूरी से एक किसी दूसरे काकड़ ने जो है एक अलर्ट कॉल करी। अब जिम कॉर्बेट साहब जो है समझ गए कि जैसा ये दिन में सोच रहे थे वैसा ही हुआ है। बाघ ने दिन में उस आदमी को देख लिया था जो पेड़ पे चढ़ा था, जो पत्तियां और टहनियाँ काट रहा था, और तब से वो लगातार इस पेड़ पर और मैदान पर दोनों जगह अपनी नजरें रखे हुए था। फिर भी जिम कॉर्बेट साहब को 10 में से एक चांस की उम्मीद थी कि बाघ हो सकता है, कि क्या पता यार आ ही जाए। मगर अब इस कांकड़ की आवाज़ से वो समझ गए थे कि बाघ के शिकार पर लौटने के 10 में से एक तो छोड़ो, 1000 में से भी एक चांस नहीं है कि वो यहाँ पे लौट के आएगा। ये समझ गए थे कि 200 गज की दूरी से जो काकड़ की अलर्ट कॉल हुई थी, उससे पहले बाघ इस पेड़ के पास आया और उसने इनको इस पेड़ पे बैठा हुआ देखा और वो लौट गया। ये पेड़ में थोड़ा हाइट में थे, इसलिए इनकी ज़िंदगी भी थोड़ा और बढ़ गई, क्योंकि बाघ जो है ऊपर से इनके ऊपर बड़े आराम से छलांग लगा सकता था। आप लोग जानते हैं पहाड़ ऐसे होते हैं और ऐसे पेड़ खड़ा है, तो ये हाइट से इधर जंप मारना बाघ के लिए मुश्किल नहीं था। उसके थोड़ी देर बाद एक कांकड़ और एक सांभर की आवाज़ जो है, दूर दूर से आवाज़ें आती रही, यानी कि वो दूर दूर होता गया, तो दूर दूर जो भी जानवर थे वो अलर्ट कॉल देते रहे। आधी रात हो गई थी। अब ये जो चेतावनी वाली जो है, ये अलर्ट्स कॉल वगैरह थी, ये सब आनी बंद हो गई और जंगल फिर एक बार शांत हो गया। और जब संघर्ष रुक जाता है जंगल में, तो जंगल के जितने जीव जंतु हैं वो सब शांति से सो जाते हैं। जंगल में वही माहौल बन गया था, कहीं से कोई हलचल नहीं मिल रही थी। आप में से कई लोग जो भारतीय जंगलों के बारे में जानकारी रखते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते भी होंगे कि आधी रात के बाद में सारे शिकारी जानवर सुबह के करीब 4 बजे तक अपना सो जाते हैं। अब क्योंकि कार्निवोरस सो जाते हैं, तो इसी समय हार्बीवोरस भी आराम कर लेते हैं, वो भी सो लेते हैं, उन्हें भी आराम करने का मौका मिल जाता है। नहीं तो बेचारे तो हमेशा डरे सहमे परेशान रहते हैं कि पता नहीं कब जो है उनका समय आ जाए और किसी कार्निवोरस के वो शिकार बन जाए। तो उनका डर हमेशा जो है बना रहता है। वही टाइम उनके पास भी होता है, आधी रात से लेकर सुबह 4 बजे तक का, कि वो भी सो लें। अब सवेरा हो गया था। जिम कॉर्बेट साहब का जो पूरा शरीर था वो ऐठा हुआ था। अब पेड़ में लगातार बैठे हुए हैं तो बॉडी में तो ऐठन आई जानी थी।
अब वो पेड़ से नीचे उतरे, थोड़ा उन्होंने अपनी एक्सरसाइज ऐसे करी। फिर एक जगह ज़मीन खोद के वहाँ पे इबटसन साहब ने जो है वो थर्मस एक चाय का छिपा दिया था, उसको बाहर निकाला और उसमें से चाय निकाल के अपना पीने लगे। ये चाय पी रहे थे कि इतने में थाक से इनके दो आदमी भी आ गए, जो दोनों आदमी थाक में रोक दिए गए थे वो भी आ गए। अब ये लोग मिलके उस भैंसे का जो शरीर था उसको टहनियों से और पत्तियों से जो है कवर करने लगे, उसको ढकने लगे, जिससे कि गिद्ध हैं या और जो जो भी परजीवी होते हैं उनसे उसकी बॉडी की रक्षा हो सके, यानी कि उसके ऊपर बाघ के आने की संभावना और बने। ये लोग इस काम को कर ही रहे थे, तभी करीब आधा मील की दूरी से बाघ जो है 3 बार दहाड़ा, 3 बार उसने जो है दहाड़ करी। और जब जिम कॉर्बेट साहब चूका अपने कैंप में वापस जा रहे थे तो खाक गाँव रास्ते में ही पड़ना था। यहाँ पर गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति इनको मिले, जो काफ़ी सयाने व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो इनको मिले और उनने जिम कॉर्बेट साहब से कहा कि साहब, जो पिछली रात की जो आपकी असफलता है इससे आप परेशान न होइए। और उसने फिर कहा कि कल रात उसने सितारों को देखा है और उनसे प्रार्थना करी है कि भले ही कल रात बाघ बच गया है, मगर वो 1 या 2 दिन में आपके द्वारा यानी जिम कॉर्बेट साहब के हाथों ही मारा जाएगा, इसलिए आप जो है बिल्कुल टेंशन ना लें। हालांकि उसने टेंशन शब्द तो नहीं बोला होगा, उसे आता भी नहीं होगा बोलना, उससे यही बोला होगा कि आप परेशान ना हो या हतोत्साहित ना हो, निराश जन हया, कुछ ऐसा बोला होगा। कुमाऊनी हमारे बोलते हैं जैसे कि परेशान जन हया, निराश जन हया, आप ही मारेंगे उसको, सॉरी। चूका पहुंचकर जिम कॉर्बेट साहब ने पहले तो गर्म गर्म पानी से नहाया, फिर पेट भर के खाया। अब ये अपने आप को काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर रहे थे। करीब 1 बजे के आसपास ये दोबारा से वो थाक की चढ़ाई चढ़ते हुए, जो 300 मीटर की चढ़ाई थी, उसको चढ़ते हुए उस गांव में पहुंचे, यानी थाक गांव में पहुंच गए। वहाँ पहुंचकर इन्हें गांव वालों ने बताया कि साहब, एक सांभर जो है गांव के जो गांव के ऊपर जो ये पहाड़ है, इसमें बार बार जो है आवाज़ कर रहा है, टोका बोलते हैं ना, बार बार टोका कर रहा है। ये जब अपने कैंप चूका से निकले थे तब इनका इरादा किसी जिंदा भैंस के ऊपर बैठने का था कि यार किसी जिंदा भैंस के ऊपर आज बैठेंगे, तो अगर उस पर अटैक करेगा तो बाघ को मारेंगे। और इन्होंने क्या किया, जो पुराना जो भैंसा था इसके चारों तरफ इन्होंने अखबार के कई पन्ने बिछा दिए थे उस भैंसे के ऊपर, जिस भैंसे के ऊपर ये रात में बैठ के शिकार के लिए बैठे हुए थे, उसके चारों तरफ अखबार के पन्ने बैठा दिए थे। वहीं पर एक गोपथ भी था। दोस्तों, गोपथ का मतलब होता है जो ये मवेशी होते हैं इनके आने जाने का रास्ता। गांव वालों के अनुसार इसी गोपथ के आसपास यहीं से कहीं से सांभर जो है कॉल कर रहा था। इस रास्ते के किनारे एक पेड़ था, तो जिम कॉर्बेट साहब ने क्या किया, उस पर एक रस्सों का मचान बनाया और इसी रास्ते पर एक जगह पर इन्होंने एक भैंस को बांध दिया, एक थोड़ा सा दूरी पे एक भैंस को बांध दिया। और उस समय के करीब 3 बजे होंगे जब ये पेड़ पर बनाया गया वो जो रस्सों का मचान था उस पर जाके बैठ गए और इंतज़ार करने लगे। 1 घंटे के बाद पहले एक कांकड़ की आवाज़ आई, फिर एक बाघ की दहाड़ सुनाई पड़ी। ये जो आवाज़ आई थी ये घाटी की दूसरी तरफ करीब 1000 गज की दूरी से आई थी। ये जो भैंसा इन्होंने बांधा था इसके सामने बहुत ज़्यादा मात्रा में हरी घास रख दी गई थी और उसके गले में एक घंटी भी बांध दी गई थी, जिससे कि घंटी बजती रहे। पूरी रात बीत गई, घंटी बजती रही, लेकिन वो बाघ जो है इस भैंसे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ, वो आकर्षित नहीं हो पाया, वो घंटी की आवाज़ से भी जो है अट्रैक्ट नहीं हो पाया। अगला दिन सुबह होने पर इनके आदमी इन्हें लेने के लिए आ गए और उन्होंने बताया कि सांभर और कांकड़ रात के समय उस गहरी घाटी में बोले थे जिसमें लड़के की लाल टोपी और फटे हुए कपड़े मिले थे। याद होगा आपको सबसे पहला वाला जो मैंने
सुअर घाटी वाला जो बताया था आपको वीडियो, सबसे पहला वीडियो था जो इस कहानी का, तो वहीं पे जो है एक काकड़ और एक घुरड़ दोनों की आवाज़ें आई थी, और उसके निचले हिस्से पर इन्होंने गांव वालों के कहने पर एक भैंसा बदवा दिया था। उन्होंने कहा कि साहब वहाँ पे बात के देख लो भैंसा, क्या पता वहाँ पे आवाज़ आ रही तो वहाँ पे शिकार हो जाए। अब जब ये सब करके अपने कैंप में पहुँचे चूका, तो इन्हें पता चला कि इबर्टसन साहब जो है वो सुबह ही सनराइज से पहले ही कैंप से चले गए हैं। पिछली देर रात में उन्हें पता चला था कि एक बाघ ने एक बैल को लद्या घाटी से करीब 8 मील ऊपर मार डाला है, किल किया है एक। इबर्टसन साहब जो थे वो सारा दिन और सारी रात वहीं बैठे रहे। फिर अगले दिन वो बहुत देर शाम को वो अपने शिविर में वापस लौट के आए थे। वो एक अलग मैटर, एक अलग वो थी कहानी। इधर जिम कॉर्बेट साहब और जीन ये दोनों बैठ के नाश्ता कर रहे थे। जीन यानी इबर्टसन साहब की वाइफ, ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी वहाँ पे कुछ लोग आए और उन्होंने बचे हुए 5 भैंसों को, जिन लोगों को दिया गया था कि इन भैंसों को बांध दो, वो लोग आए। 5 भैंसों को जो बची हुई थी उनको बांधने का काम जिन्होंने दिया हुआ था, उन्होंने सूचना दी कि एक भैंस गायब है, जिसे उन्होंने घाटी के निचले सिरे पर बांधा था। ये वही घाटी थी जिससे बच्चे की टोपी और खून से सने हुए कपड़े मिले थे, और जिस घाटी में इनके आदमियों ने पिछली रात सांभर और काकड़ को बोलते हुए सुना था। इन लोगों को जब यह समाचार दिया जा रहा था, उसी समय प्रभागी वन अधिकारी थे मिस्टर मैकडोनाल्ड, वो भी पहुंच गए, जो उसी दिन अपना कैंप कारादूंगी से चूका ले जा रहे थे। दोस्तों एक मिनट, एक कॉल आ रही है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बाघ के पंजों के निशान घाटी के निचले हिस्से पर देखे हैं, और उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद ये वही जगह है जहाँ पर जिम कॉर्बेट साहब के आदमियों ने एक जो ये भैंसी की बात कर रहे हैं उसको बांधा गया होगा। शायद हो सकता है ये वही जगह है। इन्होंने अपना एक आइडिया लगाया क्योंकि पैर के निशान देखे उस जगह पे। मैकडोनाल्ड साहब ने इनको बताया कि ये वैसे ही पंजों के निशान थे जैसे उन्होंने थाक में तब देखे थे जब पहले उन्होंने नरबख्शी को मारने की कोशिश करी थी। जब पहले उन्होंने गोली चलाई थी तो ये वैसे ही पाँव के निशान थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद में जीन और मैकडोनाल्ड साहब तो अपना फिशिंग करने के लिए चले गए, बढ़िया शारदा नदी में मछली मारने के लिए चले गए, और जिम कॉर्बेट साहब श्याम सिंह को साथ लेकर ये पता लगाने के लिए निकल गए कि बाघ जो है भैंसे को किधर लेके गया होगा, किस डायरेक्शन में गया होगा, कहाँ गया होगा। ये निकले और वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँच के इन्होंने देखा कि जिस रस्सी से भैंसे को बांधा गया था वो टूटी हुई है, और जगह जगह पर बाघ के पंजों के निशान हैं। अच्छा, इसके अलावा वहाँ पे कोई ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं था जिससे कि ये पता चलता कि भैंसा किल किया जा चुका है, भैंसा मारा जा चुका है, कि यह भैंसा अब नहीं है। कोई कुछ ऐसे निशान दिख ही नहीं रहे थे, जैसे कोई संघर्ष के निशान हो या खून के ड्रॉप्स हो, ब्लड की ड्रॉप्स हो, खून की बूंदें हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी जिम कॉर्बेट साहब ने आसपास के एरिया में अपनी जो एक्सपीरियंस आइज, अपनी अनुभवी नज़रें दौड़ाई, तो इन्हें एक जगह पर भैंसे की जो सींग होते हैं उसकी रगड़ दिखाई पड़ी ज़मीन में, और वहाँ से कुछ ही कदम आगे, थोड़ा सा कदम आगे बढ़े तो इन्हें खून के निशान भी साफ साफ दिखने लग गए थे। इसका ये मतलब निकलता था कि या तो बाघ भैंसों को मारने के बाद अपनी जिस डायरेक्शन से आया था वो, या जिस डायरेक्शन में जाना था उस डायरेक्शन को भूल गया था, कंफ्यूज कर गया था, या वो अपने जो पग मार्क्स से, जो पाँव के पंजों के जो निशान थे उनको छिपाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, जिम कॉर्बेट साहब ऐसा सोचने के लिए इसलिए मजबूर हो गए थे क्योंकि पहले तो वो अपने शिकार को कई मीलों तक लेते जाता रहा, और सबसे कठिन क्षेत्र में ले गया, जो बड़ा टफ एरिया था फॉरेस्ट का, उस एरिया में उसको लेके गया, और उसके बाद फिर वहाँ से लौट के इसी घाटी में लगभग 200 गज दूर तक वापस आ गया था।
मतलब जहाँ से वो चला था उससे करीब 200 गज की दूरी तक आगे तक, बहुत बड़ा और बड़ा टफ रास्तों से होते हुए। इस जगह पर जो वैली थी, जो घाटी थी, वो काफ़ी सक्रिय हो गई थी। इसकी जो चौड़ाई थी मात्र 10 फुट थी और संभावना ऐसी लग रही थी कि बाघ अपने शिकार के साथ इस घाटी के दूसरे वाले किनारे पर लेटा हुआ हो सकता है। तो जिम कॉर्बेट साहब ने प्रोग्राम बनाया कि वो रात में इसके ऊपर घात लगाएंगे और अभी दिन में अपना कैंप चला जाए। वो जो मछली पकड़ने वाली जो टीमें, यानी कि जीन और जो लोग हैं अन्य वहाँ पे हैं, मैकडोनाल्ड वगैरह, उनके साथ बैठ के दोपहर का लंच वंच कर लिया जाए और फिर आराम से आया जाए। अब ये दोनों लोग, श्याम सिंह और जिम कॉर्बेट साहब, दोनों लोग अपना वापस कैंप में लौट गए। फिर इन्होंने वहाँ पे लंच किया। लंच करने के बाद जिम कॉर्बेट साहब, श्याम सिंह और जो फिशिंग वाली टीम थी उसमें से 3 आदमियों को इन्होंने मांगा कि जीन को बोला कि अपने 3 आदमी हमें दे दो। दे दिए उसने 3 आदमी। तो उनको लेकर के ये 5 लोग उस घाटी की तरफ लौटे जहाँ पे भैंसा मारा गया था। ये 3 आदमियों को, जो ये एक्स्ट्रा आदमी थे, इनको इसलिए साथ ले गए थे कि मान लो अगर इन्हें शिकार दिख गया तो ये कोई अच्छी जगह देख करके उसके ऊपर बैठ जाएंगे और उसे मारने की कोशिश करेंगे। और ऐसी पोजीशन में श्याम सिंह के लिए अकेले कैंप में वापस लौटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए सेफ नहीं रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इसलिए 2-3 लोग रहेंगे तो ये लोग मिलके अपना आ जाएंगे। जिम कॉर्बेट साहब इन जो चारों आदमी थे, श्याम सिंह और बाकी 3 आदमी जो फिशिंग वाले लिए थे, इन चारों आदमियों से काफ़ी आगे निकल गए थे और उस सकरे स्थान के नज़दीक पहुंच गए थे। ये जैसे ही थोड़ा सा इन्होंने उस जगह पहुंच के 1-2 कदम आगे बढ़ाए, बाघ ने जो है गुर्राना चालू कर दिया। उसने जो है अल्टीमेटम देना चालू कर दिया। इस जगह से घाटी तीखी चढ़ाई वाली और बड़े बड़े पत्थरों से भरी हुई थी और बाघ जो है झाड़ियों के पीछे से गुर्रा रहा था और जिम कॉर्बेट साहब से मुश्किल से 20 गज की दूरी रही होगी। एक छुपे हुए बाघ की गुर्राहट जंगल में सबसे ज़्यादा डरने वाली होती है। सबसे ज़्यादा अगर आपने डरना है तो ऐसी पोजीशन से डरो। और जो घुसपैठ करने वाले हैं, जो भी जंगल में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक अल्टीमेटम होती है, एक चेतावनी होती है कि वो नज़दीक ना आए। अगर नज़दीक आए तो फिर बाघ की जिम्मेवारी नहीं, वो अटैक कर देगा। उस सीमित जगह में और बाघ की अच्छी पोजीशन में होने के कारण उसके निकट जाना उस टाइम में मात्र बेवकूफ़ी होती। तो जिम कॉर्बेट साहब ने अपने पीछे आ रहे जो इनके आदमी थे उनको इशारा किया कि वो पीछे को लौट जाएं और खुद भी धीरे धीरे पीछे की तरफ चलना शुरू कर दिया। ये किसी ऐसे जानवर से दूर हटने का जो है सबसे सुरक्षित तरीका है कि आप उसको इज्जत दे दो। उसकी जो अलर्ट कॉल, जो आपको अल्टीमेटम दे रहा है, तो उसको भैया इज्जत दे दो और वहाँ से धीरे धीरे पीछे हट जाओ ताकि उसको लगे कि हाँ भाई ये कोई दिक्कत नहीं, कोई खतरा नहीं, और वो आप पे ऊपर अटैक ना करे। जैसे ही जिम कॉर्बेट साहब उस सकरी जगह से बाहर निकले तो ये मुड़े और अपने आदमी को इन्होंने सीटी बजाकर रुकने का इशारा किया। फिर 100 गज दूर घाटी में नीचे गए और वहाँ जाकर के उनसे मिले। जिम कॉर्बेट साहब को अब ठीक तरह से मालूम था कि बाघ की पोजीशन क्या है, बाघ कहाँ पर है, अच्छी तरह पता चल गया था। और इन्होंने अपने आदमियों को विश्वास दिलाया कि ये अब उससे निपट लेंगे, भाई अब मैं इसको मार लूँगा और आप लोग ऐसा करो कि आप चारों लोग अब वापस कैंप को लौट जाओ, यहाँ अब आप लोगों का कोई काम नहीं है, इसके लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ, मैं तिकड़ लगा के इसे मार दूँगा। लेकिन वो चारों लोग बेचारे बहुत डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने भी जो है बाघ की गर्जना को सुना था, वो भी जानते थे कि यहीं आसपास में बाघ है। और इस चक्कर में क्या था कि जिम कॉर्बेट साहब के पास में राइफल थी तो वो ये चाह रहे थे कि राइफल के साये में ही रहें। लेकिन अगर मुश्किल एक और थी, अगर जिम कॉर्बेट साहब उनको छोड़ने के लिए कैंप तक जाते तो जिम कॉर्बेट साहब के 2 घंटे बेकार हो जाते और 2 घंटे में बाघ का कोई पता नहीं होता चलता। मुश्किल ये भी थी कि ये लोग जो जगह पे थे, ये जगह साल के जंगलों से साल का जंगल था और वहाँ पे कोई भी एक ऐसा पेड़ नहीं था जिसके ऊपर चढ़कर ये लोग बैठ जाते
इसलिए मजबूर होकर इन लोगों को जिम कॉर्बेट साहब ने अपने साथी रखना ठीक समझा। कोई चारा ही नहीं था इनके पास, जिम कॉर्बेट साहब के पास में, कि ये तैयारी नहीं थे वापस जाने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है भाई मेरे साथ रहो। अब इन लोगों ने क्या किया, ये अपने दाहिनी तरफ की चढ़ाई पर चढ़ने लगे और चढ़ाई चढ़ते 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 करीब ये 200 गज घाटी से दूर चले गए, उस वैली से दाहिने हाथ 200 गज दूर चले गए चढ़ाई चढ़ते हुए। फिर वहाँ से ये बाईं तरफ मुड़ गए, यानी कि बाग की तरफ मुड़ने लगे और चलते हुए घाटी से करीब 100 गज ऊपर आ गए। पहले 200 गज ऐसे गए, फिर 100 गज ऐसे ऊपर आ गए। अब जिस जगह पे इन्होंने बाघ की गर्जना सुनी थी, अब ये उस जगह पे आ गए। अब ये अच्छी पोजीशन में थे क्योंकि अब ये ऊपर थे, बाघ नीचे था। अब जो है बाजी पलट चुकी थी और ये लोग बाघ से के ऊपर हो गए थे, जिससे कि इनको फ़ायदा मिलना तय था। अगर बाघ दिखता तो ये आराम से ऊपर से आराम से शूट कर सकते थे। अब जिम कॉर्बेट साहब अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों के कारण जानते थे कि बाघ घाटी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने वहाँ पर मनुष्यों को देख लिया है। वो ये भी समझ गए थे कि ये बाघ अब ऊपर और ख़ासकर इन लोगों की तरफ भी नहीं आएगा, क्योंकि इस तरफ आने के लिए करीब 30 फीट की डिस्टेंस थी, जिसमें ना तो कोई पेड़ था और ना ही कोई झाड़ियाँ थी। तो एरिया जो है ये पूरी तरह से फैला हुआ और खुला हुआ था, बिल्कुल खुला हुआ था। और ऐसी खुली जगह से निकलने का रिस्क बाघ नहीं ले सकता था, वो कभी भी नहीं लेता, क्योंकि नीचे उससे आपने एक बार देख लिए थे। अब बाघ के पास में केवल एक ही रास्ता था कि वो सामने की पहाड़ी पर ही होकर जाए। अगर वो वहाँ से निकलना चाहे तो सामने की पहाड़ी से ही होकर जाए। करीब 10 मिनट तक तो ये लोग उसी जगह पर बैठे रहे, बिल्कुल सावधानी से छुपे हुए बैठे रहे और सामने की जो पहाड़ी थी उसको बड़ी बारीकी से, उसे एक एक स्थान को बहुत बारीकी से देख रहे थे, बिल्कुल स्कैन कर रहे थे एक एक जगह को। मतलब बहुत गहराई से निरीक्षण उसका कर रहे थे कि कहीं कुछ दिख जाए, कहीं कुछ है, क्या है। फिर कुछ कदम पीछे हटकर ये लोग बाईं तरफ करीब 30 गज तक गए और ये वहां पर रुके और बैठ गए। इनमें से एक आदमी अचानक बोला, बिल्कुल उसकी आवाज में कंपन था, बहुत डर गया था, बहुत घबराहट से बोला, साहब बाघ, और घाटी के पार इशारा कर दिया। डर के ऐसी निकलती आवाज, बाघ। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उन्होंने आदमी से पूछा, तुम्हें बाघ का कितना हिस्सा दिख रहा है और किस जगह पे दिख रहा है ये बताओ। हालांकि धीरे धीरे बोला। तो आदमी बोला, उसने साहब बाघ के कानों को हिलते हुए देखा है और वो सामने जो दिख रही सूखी पत्तियां हैं वहीं पे है। दोस्तों, किसी बाघ के सिर्फ कानों को 50 गज की दूरी से देखना ये लगभग संभव नहीं है। यदि आपके पास में कोई दूरबीन या टेलीस्कोप या बाइनोकुलर वगैरह ना हो तो आप 50 गज की दूरी अच्छी खासी होती है और आपको सिर्फ कान देखें बाघ के, और सूखे पत्तों पर पे तो उसे देख पाना वैसे ही कठिन होता है, क्योंकि उसके बालों का रंग, जो सूखी पत्तियां होती हैं उनके साथ में कुछ ऐसा हिलमिल जाता है कि आप कभी किसी जंगल में जाएं जहां बाघ हो, अरे आप किसी नेशनल पार्क में ही चले जाएं, आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क चले जाएं, तो हो सकता है, कई चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि बाघ आपके नज़दीक में बैठा हुआ है और आप वहां से गुजर जाएं, आप उसे देख ही ना पाए। और ये कहा जाता है कि बाघ जब अपने आप को दिखाना चाहे तभी आप उसे देख सकते हैं। खैर मेरा टॉपिक भटक जाएगा, उस पर जाएंगे तो। और यहाँ तो 50 गज की दूरी से कान दिखने की बात थी। जिम कॉर्बेट साहब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, यार ये ऐसा थोड़ा सा पता नहीं यार ये क्या कह रहा है। इतने में इनका एक आदमी देखने के लिए खड़ा हो गया कि जहाँ पे वो कह रहा है कि वहाँ पे सच में कुछ है कि नहीं। वो ऐसे खड़े होकर यूं देखने लगा और उसने देखा कि वहाँ पर बाघ इन लोगों की तरफ मुंह करके लेटा हुआ था, यानी बाघ वहाँ पे था। और जैसे ही बाघ की नज़र उस आदमी पर पड़ी तो वो अपनी जगह पे खड़ा हो गया और पहाड़ में ऊपर की तरफ चलने लगा। जैसे ही बाघ का सर झाड़ी से बाहर निकला, जिम कॉर्बेट साहब ने फायर दाग दिया, लेकिन इनकी जो गोली थी
उसकी गर्दन को छूती हुई निकल गई और एक चट्टान से टकरा कर लौटी। बाघ एकदम से हवा में उछला और नीचे गिरकर एक लताओं का झुरमुट था उस पर फंस गया। और फिर बड़ी मुश्किल से खुद को उसने किसी तरह से उस झाड़ियों से निकाला, लताओं के झुरमुट के बीच से अपने आप को बाहर निकाला। और इन लोगों ने जब उसे देखा झाड़ियों से अपने आप को निकालते हुए, संघर्ष करते हुए, तो इन्हें लगा कि वो गोली लगने और नीचे गिरने से वो घायल हो गया है। लेकिन इनका सोचना गलत निकला। बाघ तुरंत खड़ा हुआ और बहुत तेजी से एक तरफ भाग गया बड़ी तेजी के साथ। उसे ऐसे भागते देख श्याम सिंह बोला कि साहब शायद ये घायल भी नहीं हुआ है। बाघ जो है ये इसकी गोली वोली लगी भी नहीं है और ये नीचे गिर के भी ये घायल ये नहीं हुआ है। और उसकी बात से जिम कॉर्बेट साहब भी सहमत थे। आदमियों को वहीं पर छोड़कर जिम कॉर्बेट साहब उस जगह पर पहुंचे जहां पर उन्होंने फायर किया था, गोली चलाई थी। तो वहां पर उन्हें बाघ के लंबे लंबे बाल गिरे हुए मिले जो उसकी गर्दन के थे। फिर इन्होंने उन लताओं के पास गए जहाँ पे बाघ गिरा था और उस झुरमुट का जो है निरीक्षण किया, तो इन्हें कहीं पे भी जो है खून के निशान दिखाई नहीं दिए। तो एक तरह से ये बात तो निश्चित हो गई थी कि बाघ जो है घायल नहीं हुआ है, बाघ को गोली नहीं लगी है, वो बिल्कुल भी उसको कोई चोट नहीं लगी, वो घायल नहीं हुआ है, वो सेफ है बिल्कुल। वैसे किसी जानवर को गोली लगने के बाद उसका जो ब्लड है वो एकदम नहीं निकलता है। और ये भी संभव था कि बाघ की गर्दन में गोली लगी हो और फिर गर्दन को पार करके चट्टान से जा टकराई हो। अब ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि उस मरे हुए भैंसे को ढूंढा जाए, यानी कि उस भैंसे को जिसका शिकार बाघ ने किया है उसे ढूंढा जाए, क्योंकि अगर वो घायल हुआ है तो उसके पास कोई दूसरा शिकार तो है नहीं। उसे खाने के लिए उसे रात में आना ही पड़ेगा। और अगर वो रात में वहाँ पे खाने के लिए आता है तो उसके अगले दिन जिम कॉर्बेट साहब को पता चल जाएगा कि बाघ जो है घायल हुआ है या बच गया, या घायल नहीं हुआ है, मतलब गोली उसको नहीं लगी है। यहाँ पर इन लोगों को उस भैंसे को ढूंढने में काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि इन्हें कहीं भी भैंसे की बॉडी नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते जो है ये एक पानी के कुंड के पास पहुंच गए और यहाँ पहुंचे तो इन्होंने देखा कि बाघ ने अपने शिकार को इसी पानी के गड्ढे में रखा हुआ था, ताकि बर्रे और वो जो भिनभिनाती हुई मक्खियाँ हैं उनसे वो जो है सुरक्षित रह सके। तो पानी में डुबो दिया था, पानी के अंदर रख दिया था। क्या दिमाग होता है यार बाघ का। जिम कॉर्बेट साहब ने श्याम सिंह को अपने पास रोककर बाकी 3 लोगों को वापस कैंप भेज दिया। अब ये दोनों लोग करीब 1 घंटे तक शिकार के पास ही एक सेफ जगह में छुप कर बैठ गए और बहुत अलर्ट होकर के, बहुत ध्यान से जंगल में होने वाली आवाज़ों को, जो भी आवाज़ें हो रही थी उनको सुनने की कोशिश कर रहे थे। ये कोशिश कर रहे थे कि इन्हें किसी काकड़, घुरड़ या सांभर की अलर्ट कॉल सुनाई पड़ जाए या बाघ की कोई गर्जना सुनाई पड़ जाए, कोई ऐसी उपस्थिति के कोई ऐसे प्रमाण मिल जाए कि बाघ कहीं है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इन्हें कुछ भी प्रूफ नहीं मिले। तो ये दोनों लोग भी चूका में अपने कैंप में वापस लौट गए। क्या करना था वहाँ पे बैठ के। अगली सुबह जिम कॉर्बेट साहब और मैकडोनल्ड साहब दोनों ही लोग सुबह होते ही जंगल में आ गए और उस कुंड के पास पहुंचे जहां पर बाघ ने भैंसा छुपाया हुआ था, यानी पानी के अंदर रखा हुआ था। लेकिन अब भैंसा वहां नहीं था। बाघ ने भैंसे को पानी के कुंड से निकाल लिया था और कुछ दूर जाकर उसके सर और खुरों को छोड़कर पूरा निपटा लिया था, पूरा खा लिया था। और ज़मीन में जिस जगह पर लेटा हुआ वो अपने शिकार को खा रहा था, वहाँ पर खून के नाम की कोई चीज़ नहीं, मतलब ब्लड था ही नहीं। तो अब ये 100% क्लियर हो गया था कि बाघ जो है गोली से घायल नहीं हुआ है और बल्कि गोली के डर से उभर चुका है। एक गोली का डर निकल गया, इसीलिए
भैंसे पे आया और उसको तबीयत से लेकर के छक के दावत उड़ाई, पूरा भैंसा खा लिया, खाली इसका सर और पंजों को छोड़ के, वो खुरों को छोड़ के। दोस्तों इसके आगे की कहानी और रोमांचित है, लेकिन उसके लिए आपको अगले भाग का इंतज़ार करना पड़ेगा। ना सिर्फ इंतज़ार करना पड़ेगा बल्कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों फिलहाल तो आज्ञा दीजिए अपने इस मित्र को, और बने रहिए उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। जो मित्र पहली बार चैनल में आए हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें। दोस्तों इस कहानी के पूरा होने के बाद, जब यानी ये कहानी मेरी पूरी हो जाएगी, कहानी नहीं ये सत्य घटना जब पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद मैं आपको उत्तराखंड के एक ऐसे दुर्दांत आदमखोर तेंदुए की कहानी सुनाने वाला हूँ, जो पलक झपकते ही इंसान को लेकर गायब हो जाता था। हालांकि उसे मारा नहीं गया था, उसे शूट नहीं किया गया था, लेकिन पिंजरे में ज़रूर फंसा लिया गया था। और उसके बारे में अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको बताया नहीं होगा, तो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिएगा उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। तो फिलहाल तो आज्ञा चाहता हूँ दोस्तों, अभी शटर डाउन करता हूँ, लेकिन जल्दी ही मिलता हूँ कहानी के अगले हिस्से को लेकर। तो तब तक के लिए बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।